हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए प्रस्तावित पुस्तक दीप शिखा भाग 2 के 12वें अध्याय नीलकंठ कहानी की व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। नीलकंठ कहानी की व्याख्या प्रस्तुत करने से पहले मैं आपके सामने थोड़ा लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करूंगी। लेखिका महादेवी वर्मा इलाहाबाद, जिसको कि आज प्रयागराज भी कहते हैं, प्रयागराज में शिक्षिका का कार्य करती हैं और वो प्रयाग महिला विद्यालय की प्रधानाध्यापिका भी हैं। शुरू से ही लेखिका के मन में पशु पक्षियों के प्रति अत्यंत स्नेह और प्रेम की भावना है। उनके लेखन का महत्वपूर्ण विषय यदि कोई है तो उनके द्वारा पाले गए जानवर, पक्षी जो वो पाल रखी हैं, वही उनके प्रिय लेखन के विषय हैं। इस पर उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। एक आपको लेखिका द्वारा लिखित नीलकंठ कहानी सिलेबस में पढ़ने का मौका मिला है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी नीलकंठ का संक्षिप्त विवरण। एक दिन लेखिका महादेवी वर्मा अपने एक अतिथि को पहुंचाने स्टेशन गई थी। वहां से लौटते समय इन्हें चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और उन्होंने ड्राइवर को खरगोशों और चिड़ियों की दुकान की तरफ चलने के लिए कहा। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के पास पहुंचते ही लेखिका ने अपनी गाड़ी रोकने का आदेश दिया और जैसे ही उनके ड्राइवर ने गाड़ी को रोका, उन्होंने दुकान में प्रवेश किया। लेखिका के कोई प्रश्न करने से पहले बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने अपना बात कहना शुरू किया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आपने आने पर मोर के बच्चों के बारे में पूछा था। शंकरगढ़ का एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चों को लेकर आया है। एक मोर है और एक मोरनी है। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, इसलिए दवा बनाने वालों ने मुझसे कई बार प्रयास किया इन मोर के बच्चों को खरीदने के लिए, लेकिन मेरे हृदय में भी इंसान का दिल है। मैं इस मारने के लिए इस मासूम चिड़िया को उन्हें कैसे दे दूं? सो उनको मैंने कह दिया कि गुरुजी ने मंगाए हैं। ऐसा कहकर मैंने उनको टाल दिया है। ये कमबख्त हमारा रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, यही चलता है इस रोजगार में। नहीं तो हृदय भी हमारे अंदर भी आप ही के जैसा है। हम उनको मारना भी नहीं चाहते हैं। बड़े मियाँ की तूफान मेल का कोई स्टेशन नहीं होता है। लेखिका कहती है कि सुनने वाला जहाँ भी रोक दे वही स्टेशन हो जाता है। अर्थात इतना बात बोलते हैं बड़े मियाँ कि उनको रोकने के लिए आपको कुछ न कुछ उनको बोलकर रोकना पड़ेगा, अन्यथा उनकी भाषण में चलती ही रहेगी। तो बड़े मियाँ को रोकने के लिए लेखिका ने कहा। इस बात को लेखिका हमेशा जानती थी। उन्होंने इस बात को जानते हुए उन्हें रोकने के दृष्टिकोण से कहा, मोर के बच्चे कहाँ हैं? जैसे ही लेखिका ने कहा कि मोर के बच्चे कहाँ हैं, उनके हाथ के इशारे से उन्होंने तार पर टंगे हुए छोटे पिंजरे के ऊपर दिखाया और जहाँ 2 तीतर के बच्चों की तरह पिंजरे में बच्चे बैठे हैं, जिन्हें कि बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने मोर के बच्चे कहा। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि पक्षी शावक जो थे वो गोल फ्रेम में जड़े किसी चित्र के समान लग रहे थे। अर्थात वो पिंजरा उनके लिए इतना छोटा था कि वो उसमें हिल डुल नहीं सकते थे। वो बिल्कुल एकदम चित्र के समान वहां स्थिर बैठे हुए थे। उनके हिलने डुलने का ज्यादा स्थान उसमें नहीं था। मेरे निरीक्षण के साथ साथ लेखिका बताती हैं कि बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी और उन्होंने कहा, ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के बच्चे के 30 रुपए लिए हैं। मैंने उनको कई बार कहा, भाई जरा सोच लो, इनमें मोर वाली कोई ऐसी खासियत नहीं है जिनके लिए तुम 30 रुपया कहकर, मोर के बच्चे कहकर मुझसे मांग रहे हो। लेकिन क्या कहें? लेखिका को वो बताते हैं, कहते हैं कि वह मुझे सुनने वाला नहीं। अस्सा पसा कर मैंने उसको 30 रुपए दे दिए। लेखिका कहती हैं, उसको चिड़िया को लेने की बात कहती हैं और गाड़ी में, कार में अपने ये चौकटे, जो पिंजरे के चौकटे थे, पिंजरे थे, वो उन्होंने रखवा लिया। और जैसे ही उनको गाड़ी में रखवाया, पिंजरे को गाड़ी में रखवाया, मानो पिंजरे में रहने वाले जीव जो हैं, थोड़ी गति भी उनके अंदर दिखाई दी। मानो थोड़ा चलने फिरने लगे, थोड़ा हिलने डुलने लगे, थोड़ा छटपटाने लगे। लेखिका को उनके गाड़ी में रखने के बाद उनके सजीव होने का अंदाज हुआ कि वो सजीव हैं, अन्यथा अभी तक तो वो एक चित्र के समान ही दिखाई दे रहे थे। जैसे ही लेखिका इन मोर के बच्चों को लेकर घर की तरफ जाती हैं, सभी ने कहा, तीतर हैं, मोर कहकर आपको ठग लिया है। कदाचित अनेक बार इस प्रकार ठगे जाने के कारण लेखिका अपने घर वालों के इस प्रकार कहने पर थोड़ी चिढ़ जाती हैं। वो चिढ़ जाना इनकी दुर्बलता बन गई है कि जब मैं कुछ ले आती हूँ तुम लोग इसी तरह की बात कहते हो। अप्रसन्न होकर लेखिका ने कहा, अच्छा क्या हो गया? मोर के बच्चे हैं या किसी तीतर के? मोर के बच्चे में क्या सुरखाव के पर लगे होते हैं? ऐसा कहकर लेखिका ने उनको संभाल कर रखना शुरू कर दिया।
उन दोनों के प्रति लेखिका के मन में अत्यंत प्रेम और व्यवहार में बड़ी यत्न आ गए और वो उन्हें बहुत देखभाल से रखती थी। अब लेखिका ने जैसे ही घर ले गई उन्हें अपने कमरे में उन्होंने उनको रख दिया और लेखिका का कमरा जो है वहां पर फिर से एक बार नए जानवरों के लिए, नए पक्षियों का घर बन गया। लेखिका घर ले जाके उन्हें 2 कटोरों में सत्तू की गोली बनाकर और एक में पानी रखकर उन्होंने वहां रख दिया। वो दोनों मोर के बच्चे चूहे रानी जैसे पिंजरे में से बाहर निकलते हैं। वो पिंजरा बहुत छोटा था, उस पिंजरे से वो लोग कमरे में जाने के बाद निकलते हैं और सत्तू में से थोड़ा सा खाने पीने के बाद मानो वो कमरे के अंदर कहीं खो से गए, कहीं छुप गए। कभी मेज के नीचे घुसते, कभी अलमारी के नीचे घुसते। अंत में लुका छिपी से तंग आकर वह लेखिका की एक रद्दी की टोकरी थी, उसमें आकर वो सोने का प्रयास करते। अपने नए घर बनाने का प्रयास किया उन्होंने लेखिका की उस रद्दी की टोकरी को, यानी उसी में सोना प्रारंभ कर दिया। दिन भर वो इधर उधर रहते, गुप्तवास करते, यानी कभी अलमारी के नीचे, कभी टेबल के नीचे, कभी इधर वो छिपके रहते और रात में जब थक जाते तो उसके बाद वो रद्दी की टोकरी में आविर्भूत हो जाते, अर्थात रद्दी की टोकरी में वो आकर सो जाते। खिड़कियों में लेखिका को जाली लगी रहती थी। लेखिका को दरवाजा कमरे का हमेशा बंद रखना पड़ता, क्योंकि खिड़कियों में जाली लगी थी, वहां से दूसरे जानवर आ नहीं सकते। अब उनको बचाने के लिए लेखिका को अपने कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रखना पड़ता था। लेखिका कहती हैं कि दरवाजा खुला रहने पर उनकी एक पालित बिल्ली है चित्रा नाम की उस बिल्ली के नवागंतुकों का पता लग जाने पर उन पर वह आक्रमण कर सकती है। यूं तो लेखिका कहती हैं कि मेरी बिल्ली जो है चित्रा वो ऐसी नहीं है, लेकिन नए जानवरों को देखकर, नए पक्षियों को देखकर उनके शोध का परिणाम, चित्रा के शोध का परिणाम पता नहीं क्या होता कि हो सकता है वो चूहों पर कभी आक्रमण नहीं करती हैं, लेकिन हो सकता है नए जीवों को देखकर उनके ऊपर आक्रमण कर दे। ऐसा वो इसलिए करेगी कि इस कमरे में उसका अधिकार था, वह किसी दूसरे के द्वारा अनाधिकार चेष्टा करने के कारण उनके ऊपर वह आक्रमण कर सकती थी। लेखिका कहती हैं कि वो मोर के बच्चे कभी लेखिका के टेबल पर अपना सिंहासन बना लेते, कभी इधर रहते, कभी रद्दी की टोकरी में आते। वह बिल्ली की नजर पड़ने पर कहीं उनके साथ कुछ घात हो सकता था, इसलिए लेखिका ने उस कमरे का दरवाजा बंद रखना ही उचित समझा। लेखिका कह रही है कि धीरे धीरे लेखिका का कमरा चिड़िया खाने के रूप में परिवर्तित होने लगा और लेखिका कहती हैं कि बड़ी कठिनाई से जब वो मोर के बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो लेखिका उनको उठाकर अपने पकड़ के उनको जाली के बड़े कमरे में पहुंचाया जहां सारे जीव जंतु रहा करते थे। लेखिका कहती हैं कि उन नवागंतुकों को जैसे ही उस जाली के कमरे में पहुंचाया गया वहां कौतूहल सा जाग गया। सारे पशु पक्षी वहां जो रह रहे थे सभी इन नववधु के समान, जैसे घर में आने पर नववधु का स्वागत होता है उसको देखने के लिए सभी आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार इन नए जीवों को देखने के लिए सारे जीव आकर्षित हो गए और सभी चुपचाप करके इनको देख रहे थे। लक्का कबूतर जो लेखिका के द्वारा पालित कबूतर है वह तो गुटरगू करके नाच रहे थे। वो नाचना छोड़ के मोर के इन बच्चों को देखने के लिए दौड़े और चारों ओर घूमकर उन मोर के बच्चों के अगल बगल घूमकर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। ऐसा लेखिका कहती हैं कि खरगोश जो थे सभ्य सभासदों के समान चुपचाप देख रहे थे। लेखिका आगे कह रही है कि ऊन के गेंद के समान छोटे खरगोश के बच्चे इन दोनों मोर के बच्चों के अगल बगल उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए इन मोर के बच्चों को उन्होंने एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करना प्रारंभ कर दिया। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। लेखिका को ऐसा लग रहा है कि इनको देखने के लिए सारे जीव जंतुओं का अलग अलग क्रियाकलाप देखकर लेखिका को लगता है कि उनके चिड़ियाघर में पूरी तरह से भूचाल आ गया। धीरे धीरे ये दोनों बच्चे बढ़ने लगे, मोर के दोनों बच्चे बढ़ने लगे और उनका कायाकल्प बिल्कुल वैसा होने लगा जैसा मोर का होता है। लेखिका बताती हैं कि मोर के सिर की कलगी जो है अत्यंत सघन हो गई और चमकीली हो गई। वो उनके सिर की कलगी जो सिर पे होती है वह अत्यंत सघन हो गई, घनी हो गई और चमकीली होने लगी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। चोंच अधिक बंकिम हो गई। बंकिम का मतलब होता है बिल्कुल नुकीली हो गई और पैनी हो गई, एकदम तेज हो गई, जिसके किसी को पकड़कर वो उनके ऊपर आघात कर सकते थे। चोंच इतना बंकिम और पैना हो गया। गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ ज्योति झलकने लगी। उनकी गोल आंखें, मोर के बच्चों की दोनों की गोल आंखें
एकदम नीले रंग की, ऐसा जैसे नीले रंग की कोई आभा निकल रही हो, ऐसा प्रतीत होने लगा। उनकी लंबी हरित ग्रीवा, उनकी जो ग्रीवा थी, गर्दन थी, वो अत्यंत लंबी और हरे रंग की, अत्यंत सुंदर। और हर भंगिमा में जैसे जैसे वो गर्दन इधर उधर हिलाते, उन पर गर्दन की रंगों का ऐसा असर पड़ता कि धूप छाही तरंगे उठने लगती, अर्थात रंगों का ऐसा सम्मिश्रण होता कि मोर जिधर जिधर गर्दन घुमाते उधर से उनको एकदम धूप छाही तरंग उठने लगती, यानी सुंदर रंग दिखने लगते। आगे दक्षिण वाम दोनों पंखों पे सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। उनके दाहिने और बाएं दोनों पंखों पर सफेद और सलेटी कलर के डिजाइन, जिसको कहते हैं आलेखन, लेखिका ने कहा है, वह आलेखन स्पष्ट दिखाई देने लगा है। लंबी पूंछ और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं की इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होने लगे। उनके पंख पर सुंदर सुंदर कलर दिखाई देने लगे और जिस तरह चांदनी है और इंद्रधनुष का कलर है, वह सारा इंद्रधनुषी कलर और चंद्रिका की चांदनी सब उनके पंखों पर बहुत सुंदर रंग से बड़े होने के कारण उन पर उद्दीप्त होने लगे, दिखाई देने लगे। और उनके पैरों की रंगहीन गति, मोर के बच्चों के सारे शरीर की आकर्षण तो अलग होता है, लेकिन पैर आकर्षणहीन होते हैं, पैर उतने सुंदर नहीं होते हैं। लेकिन उनके रंग रहित पैरों की जो गर्वीली गति थी, अर्थात रंगहीन पैरों का जो गर्वीली गति, जिस गति से वह नाचते थे, उन पैरों में अत्यंत गर्वीली गति आनी आरंभ हो गई। और विशेष भंगिमा के साथ जब वो मोर अपनी गर्दन ऊंची नीची करके इधर उधर देखता, दाना चुगता, पानी पीना, अपनी गर्दन को टेढ़ी करके लेखिका के द्वारा बोले गए शब्दों को सुनता, तो उसकी ये क्रियाएं उसकी सुकुमारता को और ज्यादा बढ़ा देती थी। उनका अनुभव देखकर यह किया जा सकता है कि गति का चित्र आंका नहीं जा सकता है। इतना सुंदर वो गति करते, उनके शरीर में, उनकी चाल में, वो भाव भंगिमा में इतनी सुंदर गति होती कि गति का चाल कभी आंका नहीं जा सकता। कौन कितना तीव्र है वह गति किसी को बताने से किसी के बारे में कोई नहीं समझ सकता। मोर के बच्चों की इस गति को, उस तीव्रता को, उस सुंदरता को बताया नहीं जा सकता, वो इतने सुंदर दिखाई देने लगे। मोरनी का विकास मोर के समान तो नहीं हुआ, लेकिन अपनी लंबी धूपछाई गर्दन और हवा में चंचल कलगी हिलाती हुई पंखों पर श्याम श्वेत पत्रलेखा थी। उसके पंखों पर भी सफेद और काली जो डिजाइन थी, पत्रलेखा थी, वह बिल्कुल सुंदर गति से सुंदर दिखाई देती। और मंथर गति से जब वह मोर के अगल बगल घूमती तो वह मोर की परफेक्ट या उपयुक्त सखी होने का अपना जो दायित्व है उसको निर्वाह करती। इस तरह नीली गर्दन होने के कारण लेखिका ने मोर का नाम रखा नीलकंठ और छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम रखा राधा। उन्हें ज्ञात नहीं है कि नीलकंठ को कब धीरे धीरे अपने आप को चिड़ियाघर का एक सेनापति, सारे जंतुओं का एक निरीक्षक, अपने आप को एक बॉडीगार्ड की तरह नियुक्त कर लिया था। सवेरे सवेरे जब खाना दिया जाता वहां जाली घर में, तो कबूतर, खरगोश इत्यादि की सेना एकत्र करके वह खाने की ओर उन्हें ले जाता और सभी को खाने का जिस तरह एक ऑर्डर वाइज खाना खाने देता, और जरा भी कोई इधर उधर शैतानी करता, किसी को तकलीफ देने के प्रयास करता, तो वो अपने चोंच के द्वारा उनको प्रहार करके उनको सीधे रास्ते पर लाता। अर्थात पूरे जाली घर के जितने भी जीव जंतु थे, सबका संरक्षक, सबके बड़े के जैसा व्यवहार वह मोर करने लगा, अर्थात नीलकंठ करने लगा। धीरे धीरे वो अपने आप को वहां का अभिभावक सा महसूस होने लगा, सबकी रखवाली करता, सबकी देखभाल करता। खरगोश के छोटे छोटे बच्चों की को शैतानी करने पर कभी कभी अपने चोंच से वो उन्हें उठा भी लेता था, और उसके चोंच तो तीव्र थे नीलकंठ के। वो खरगोश के बच्चों को कभी कभी वो चोंच से जब उठाता तो उनके कान में छेद भी हो जाया करते थे, छोटे खरगोश के बच्चों के कान में छेद भी हो जाया करते, और वह उन्हें पकड़कर अपनी चोंच से हवा में लटकाए रहता। जब वो चीखने चिल्लाने लगते, रोने धोने लगते, तब जाके नीलकंठ उनको छोड़ता था। दंड विधान के समान उन जीव जंतुओं का उसका प्रेम भी असाधारण था। जिस प्रकार वह गलती करने पर दंड देता था, उसी प्रकार वह सभी से प्रेम भी करता था, सारे जीवों से प्रेम भी करता था। वह अपनी मिट्टी में पंखों को फैलाकर पूरी तरह से बैठ जाता, और सारे छोटे छोटे खरगोश के बच्चे और सारे छोटे छोटे बच्चे उनके सघन पंखों में छुआ छुअल का खेल खेलते और अत्यंत रोमांचित होते थे। उसके सुंदर पंखों के बीच में खेल खेल कर सारे छोटे बच्चे, खरगोश के, कबूतर के, सबके छोटे बच्चे उसमें रोमांचित हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में कभी कभी
वहां कुछ अनावश्यक भी जीवों का आगमन हो जाता था। वो जाली घर था, उसमें कहीं ना कहीं से एक सांप आ जाता है और वह सांप खरगोश के एक बच्चे को, शिशु खरगोश के बच्चे को पकड़ लेता है और उसका पिछला हिस्सा अपने मुंह में दबा लेता है। जैसे ही वह खरगोश के छोटे बच्चे का पिछला हिस्सा अपने मुंह में दबाता है, एक तीखी सी आवाज आती है और तीखी सी मध्यम सी आवाज ची ची करके आ रही है। वह आवाज ऐसी थी, तीव्र भी नहीं थी, लेकिन स्पष्ट सुनाई दे सकती थी। नीलकंठ दूर से झूले में बैठा हुआ था और वो ची ची की आवाज को वह सुन लेता है और अपने चौकन्ने कान से वह उस मंद व्यथा को पहचान लेता है और अपने पंखों को वह समेटता है और सर से आकर वह नीचे आ जाता है। और उसकी चेतना से उसने समझ लिया कि जरूर किसी न किसी पर कोई संकट है। वह सर से पंखों को समेटता हुआ जब नीचे आता है, घायल खरगोश को देखता है। सांप के पंखों को उसने अपने चोंच से दबाया। चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल आया, परंतु वह खरगोश का बच्चा निश्चेष सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की तो आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन उन्होंने अपने आवाज से एक असामान्य स्थिति की सूचना सभी को दे देती हैं। जब भी माली या लेखिका जब दोनों वहां आए, तब उन्होंने जब दृश्य देखा तो नीलकंठ तब तक सांप के 2 खंड कर चुका था और शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे अपने पंखों के नीचे उष्णता देता रहा, अर्थात गर्मी देता रहा अपने पंखों से। कार्तिकेय ने मयूर को अपने युद्ध के वाहन के रूप में क्यों चुना होगा, लेखिका उस पर चिंतन करते हुए कहती हैं, क्योंकि यह लेखिका के सामने जो उस मयूर का जो व्यवहार दिखा था, उसके द्वारा लेखिका यह समझ पाती हैं कि अत्यंत कला प्रेमी वीर पक्षी तो है ही, साथ में उसका मानवीकरण भी हो गया। अर्थात मानव रूपी जो व्यवहार, मानवता रूपी व्यवहार, जो एक दूसरे के दुख में शामिल होने का, एक दूसरे के दुख को दूर करने का जो मानव रूपी व्यवहार है, वह व्यवहार भी उसके अंदर था। यूं तो वो हिंसक प्राणी है, क्रूर कर्म उसका काम है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मानव जैसी सहृदयता व्याप्त है, ऐसा लेखिका को महसूस हो जाता है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं थी। वह मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुषी पंखों को गुच्छे के समान समेटकर मंडलाकार जब बनाता तो लेखिका को अत्यंत अच्छा लगता। वह जब सुंदर ताल में अपने पंखों का मंडलाकार बनाकर जब नाचता, लेखिका को वह दृश्य अत्यंत मोहित करता था। आगे पीछे दाहिने क्रम में घूमकर उनके अगल बगल अलग से संपट ठहर जाता। जब लेखिका जाली घर में आती तो वह अपने पंखों को मंडलाकार फैला लेता और लेखिका के अगल बगल घूमा करता और लेखिका के प्रति अपना धन्यवाद प्रस्तुत करता। ऐसा लेखिका को प्रतीत होता है और करने के बाद वह एक सम पर ठहर जाता, अर्थात वो दृश्य दिखाकर लेखिका को फिर शांत हो जाता। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, लेकिन उसकी गति में भी एक छंद था। वो एक छंद के समान, एक लय के समान, एक ताल के समान उसके भी चाल में वो कला थी, वो सुंदरता था जो उसके जातिगत कला को दिखाता था। वह नृत्यमय नीलकंठ के दाहिने पंख को छूती हुई बाएं निकल जाती और बाएं पंख को छूती हुई दाहिने निकल जाती। अर्थात वो जब तक नीलकंठ नृत्य करता रहता था, वह उसके अगल बगल घूमती और उसको देखती और उसकी उपयुक्त सहचारिणी होने का परिचय देती थी। नीलकंठ को पता नहीं यह कैसे समझ आ गया कि लेखिका को उसका नाचना अच्छा लगता है। जैसे ही वह जालीघर के पास जाती, वह पंख मंडलाकार फैलाकर सतरंगी मंडलाकार छाती के समान तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता। और जब भी वो जाती, यह नृत्य का क्रम बन गया था, जब भी वो जाती वो इस प्रकार का कार्य करता। लेखिका जब भी वहां जाती तो कभी उनके साथ कोई देशी मेहमान, कोई विदेशी मेहमान, वो उनको दिखाने के लिए जब ले जाती तो नीलकंठ बड़े सम्मानपूर्ण मुद्रा में वहां पंख फैलाकर खड़ा हो जाता और लेखिका के हाथों में रखे हुए मूंगफली के दाने को धीरे धीरे अपने हाथों से अपने चोंच से लेकर खाने लगता। सभी उसकी इस कला को देखकर विस्मयाभिभूति हो जाते, आश्चर्यचकित पड़ जाते और विदेशी मेहमानों ने उस मोर को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी, क्योंकि वो जितने सलीके से लेखिका के हाथ में रखे हुए दानों को खाता, उनके हाथ को जरा भी चोट नहीं पहुंचती और उसी चोंच से वो सांप को जब प्रहार करता था तो बिल्कुल खंड खंड कर देता। यानी दोनों व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता।
तो जब जैसा उसके साथ जो व्यवहार करता वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करता। तो कहती है लेखिका कि बहुत सारे विदेशी मेहमान ने इनको परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे रखी थी। उसके विषधर जो चोंच थे, जो सांप को खंड खंड कर चुके थे, वह लेखिका के हाथों से बड़े कोमल तरीके से मूंगफली के दाने को लेकर खा लेता। ऐसी कोमलता से हौले से उठाता कि लेखिका को कभी कभी हंसी भी आ जाती थी और विस्मय भी होता। नीलकंठ को फलों के वृक्ष की अपेक्षा फूलों के सुंदर रंगों वाले फूलों के वृक्ष ज्यादा अच्छे लगते थे। बसंत के मौसम में आम के जब वृक्ष पर सुनहरी मंजरियां लग जाती, तब अशोक में जब नए नए लाल पल्लवों का आगमन हो जाता, यानी अशोक का वृक्ष था जब लाल लाल पल्लवों से लद जाता, तब वह जाली घर में बिल्कुल अस्थिर हो उठता और ऐसी स्थिति में उसे बाहर जाने के लिए छोड़ा जाता था। वह लेखिका बताती है कि वह राधा के बिना भी जाना नहीं चाहता। वह जाली घर के सामने ही खड़ा रहता। जब जाली घर के सामने लेखिका राधा को भी छोड़ती हैं, तब दोनों बाहर जाते हैं। और क्योंकि नीलकंठ और राधा की बसंत सबसे प्रिय ऋतु थी और मेघों के उमड़ आने पर वैसे जैसे वो हवा में मेघों के आने की सजल आहट पाते ही केका की आवाज से गूंज अनुगूंज वो तीव्रतर आवाज में केका केका स्वर में मानो मेघों को पुकार रहे हो, मेघों को बुला रहे हैं कि आओ हमारे नाचने का वक्त आ गया है, तुम क्यों देर कर रहे हो। और मानो अपनी केका की आवाज से बूंदों के उतरने का सोपान बनते हैं, अर्थात उनकी आवाज धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, मानो बूंद उनकी आवाज की ताल पर उतर कर चल कर आएंगी, ऐसा पुकार करते थे। उनकी आवाज में जितना मेघ अधिक गरजता, बिजली की अधिक चमकती बूंदें और रिमझिमाहट तेज होती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही तीव्र हो जाता। यह दृश्य अत्यंत मोहक लगता था। उनके केका स्वर के आवाज से कहती है लेखिका कि वो अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाई देता था। कभी थम जाते, वर्षा के थम जाने पर दाहिने पंख और बाएं पंख दोनों को जमीन पर सुखाते, या राधा कभी कभी राधा और नीलकंठ दोनों एक दूसरे के पंखों पर पड़े पानी की बूंदों को अपने चोंच से हिला हिलाकर साफ भी किया करते थे। दोनों का प्रेम आपस में एक दूसरे के लिए अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। दोनों एक दूसरे के बिना नीलकंठ और राधा रह नहीं पाते। ये प्रेम का जो वातावरण था नीलकंठ और राधा के बीच में, ऐसे वातावरण में एक करुण घटना घटती है। अर्थात ये सुंदर जो प्रेम का वातावरण चल रहा है उसमें एक बेरंग घटना घट जाती है, करुण घटना घट जाती है। इस करुण घटना इस प्रकार है कि लेखिका को किसी कारण से फिर नखास खोने जाना पड़ा और बड़े मियाँ के सामने, दुकान के सामने जब उन्होंने कार रोकी तो उन्होंने यह सोचा कि इस बार कोई पिंजरा नहीं देखूंगी, मैं कोई चिड़िया अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। वह संकल्प करके बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी, सफेद दाढ़ी और ऐनक की तरफ देख रही हैं। तभी अचानक बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोरनी पड़ी थी। उसको वह अनदेखा कर रही थी, लेकिन बड़े मियाँ ने उसके बारे में बताना प्रारंभ किया। क्योंकि वह मोरनी थी राधा के समान, उसके मूंछ से बंधे पैर की सारी उंगलियां टूट चुकी थी और एकत्र हो गई थी, वो खड़े भी नहीं हो पा रही थी और बड़े मियाँ के पैर के पास पड़ी हुई थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी, अर्थात बड़े मियाँ फिर इस मोरनी के बारे में बताने लगे और कहा कि देखिए गुरुजी, कमदक चिड़ी मार ने किस प्रकार इस चिड़िया को पकड़ा है, इस मोर के बच्चे को पकड़ा है। इस तरह क्या कभी किसी चिड़िया को पकड़ा जाता है? आप न आई होती तो मैं उसके सिर पटक देता। वो जो चिड़िया वाला लेकर आया था मैं उससे नहीं लेता, लेकिन चूंकि आप आ गई हैं और आपको भी कैसे कहूं कि अधमरी मोरनी अपने साथ ले जाइए। सारांश ये है कि लेखिका ने 7 रुपए देकर उसे अपनी गाड़ी की सीट पर बैठाया और लेकर घर आ गई। वापस दोबारा एक और मोरनी घर लेकर आ गई और फिर एक बार लेखिका के पढ़ने लिखने का कमरा जो है एक बार पुनः अस्पताल बन गया और लेखिका ने उस टूटे पैर वाली मोरनी की बड़ी देखभाल की, बड़ी परिचर्चा की और परिचर्या करने के बाद थोड़ी वह ठीक हुई। उसके पैर पूरी तरह से नहीं ठीक हुए, लेकिन ठूंठ के पंजों पर अपने डगमगाती हुई से वो चलने लगी। जब वो चलने लगी तो लेखिका ने उसको भी जाली घर में पहुंचा दिया। मरहम पट्टी के बाद जैसे ही वह ठीक हो गई उसे भी जाली घर में पहुंचा दिया गया। नाम रखा गया कुब्जा। लेखिका ने कुब्जा नाम रखा, लेकिन कुब्जा अपने स्वभाव के अनुरूप ही प्रमाणित हुई। वह भी सारे जीवों के साथ लड़ती झगड़ती रहती थी, प्रेम से नहीं रह पाती थी। उसका व्यवहार बिल्कुल क्रूर सा था
और जाली घर के सारे जीवों के साथ उसकी झगड़ती रहती, उनको मारती रहती, अजीब सा कोलाहल मचा रहता। लेखिका कहती हैं कि चोंच से मार मार कर वह राधा के पंख नोच डालती थी, उसके कलगी नोच डालती थी। वह राधा को बिल्कुल देख नहीं सकती थी, क्योंकि नीलकंठ को वह पसंद करने लगी और नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी और वह राधा को वहां रहने देना नहीं चाहती थी। जैसे तैसे राधा ने 2 अंडे दिए और वह अपने पंजों के नीचे उस अंडों को छिपाकर बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को इस बात का पता चला, उसने राधा को अपने चोंच से और पंखों से मार मार कर गिरा दिया और उन अंडों को फोड़ फोड़ कर छितरा दिया और ठूठ के पैरों से एकदम तोड़ फोड़ करके चितर कर फेंक दिया। इस कोलाहल में बाद में लेखिका ने राधा को अलग कर दिया, क्योंकि राधा और कुब्जा की हमेशा लड़ाई लगती थी। इधर नीलकंठ राधा के से अलग रहने के कारण अत्यंत दुखी सा हो गया। उसकी प्रसन्नता में कमी आ गई। कई बार वह जाली घर से निकल भागा, भूखा प्यासा रहा और शाखाओं पर पेड़ों के छुपा रहा, जहां से लेखिका उसको पुचकार कर उतारती हैं। कई बार लेखिका की खिड़की के शेड पर वह आकर छुपा रहता। वह जाली घर में रहना नहीं चाहता, क्योंकि कुब्जा की वजह से जाली घर का जो वातावरण था वह अत्यंत दूषित हो गया था। उसको वह प्रेम का वातावरण चाहिए जिस पर वो पहले रहता था। वह राधा के साथ रहना चाहता था। कुब्जा के व्यवहार से वह अत्यंत दुखी हो गया था, वह रहना नहीं चाहता था। जब लेखिका के खिड़की पर वह आकर बैठ जाता, वहां भी जब लेखिका उसको दाने देती तो अपने पंखों को मंडलाकार फैला लेता और लेखिका के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता। लेकिन उसकी चाल में एक थकावट दिखती थी और शून्यता दिखती थी। पहले वो जैसा व्यवहार करता था, उसकी चाल में जो गति थी, जो प्रसन्नता थी, वह लेखिका को अब नहीं दिखाई देती है। और अपनी अनुभवहीनता के कारण लेखिका यह सोचती थी कि धीरे धीरे शायद वह ठीक हो जाएगा, लेकिन वह कभी नहीं ठीक होगा। लेखिका को लगता था कि सारे जीवों में धीरे धीरे परस्पर मेल हो जाएगा, लेकिन मेल कभी नहीं हुआ। और लेखिका कहती है कि वास्तव में एक दिन पूंछ फैलाए वह धरती पर बैठा हुआ था। लेखिका को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह बैठा हुआ था, लेकिन जब नजदीक आकर देखती हैं, उनके पुचकारने पर जब वह नहीं उठा तो उन्हें संदेह हुआ और वह जाकर देखती हैं तो नीलकंठ मरा पड़ा था। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर, क्यों मरा, यह तो लेखिका को नहीं मिला। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तवक जैसे शरीर पर कोई चोट का निशान दिखा, न उसे कुछ हुआ। अचानक से मृत्यु क्यों हो गई? नीलकंठ के न रहने पर राधा निश्चेष्ट हो गई, बिल्कुल दुखी रहने लगी। वो नीलकंठ का इंतजार करती रहती थी। कई बार वह भाग कर जाती और प्रतीक्षा के लिए द्वार पर टकटकी लगाए रहती, पर उसका प्रतीक्षा करना फलित नहीं होता, नीलकंठ नहीं आता। कुब्जा ने भी कोलाहल के शोर के साथ नीलकंठ को खोजना प्रारंभ कर दिया और खोजने के क्रम में प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही वह बाहर निकल जाती कुब्जा और नीलकंठ को केका केका के स्वर में खोजती रहती, ढूंढती रहती। एक दिन वह आम पर चढ़कर नीलकंठ को खोज रही थी। अचानक आम से जब उतरती है तो कजली नाम की लेखिका की अल्शीशियन कुतिया उसके सामने पड़ गई। कुब्जा का जो स्वभाव था, उसने उस कुतिया पर वार कर दिया। कुतिया ने भी पलटवार किया। जिस तरह कुब्जा के गर्दन पर उस कुतिया के दांत लग गए और कुब्जा के जीवन को कोलाहल, द्वेष और दुख और क्रोध से परिपूर्ण उसके जीवन को बचाया नहीं जा सका। और इस तरह लेखिका को 3 पक्षियों में पशु पक्षी प्रकृति के अंदर भी जो विभिन्नता दिखाई दी वह मनुष्यों के समान ही दिखाई दी। मनुष्यों में भी तरह तरह की जिस तरह प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार जीवों में भी उन्हें यह दिखाई दिया। यह अनुभव उनके लिए बड़ा महत्व रखता है कि जीवों में भी मनुष्य की तरह अलग अलग स्वभाव होता है। राधा अब अकेली नीलकंठ के इंतजार में दुकेली रहती थी। अकेली तो थी, लेकिन विचारों में वह दुकेली रहती थी। विचारों में वह हमेशा नीलकंठ का इंतजार करती रहती थी। आषाढ़ में जब भी बादल मेघाच्छन्न हो जाते, बादल आकाश में घिर जाते और बादलों के बरसने का समय आता, तब वह ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर केका की आवाज को तीव्र से तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती थी। ऐसा महादेवी वर्मा ने जब देखा, उनके हृदय में बड़ा दर्द उत्पन्न हुआ। धन्यवाद।